नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प और सच कहूं तो शायद थोड़ा चौंकाने वाले ख्याल पर। नमस्कार। वो ख्याल ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस दुनिया में आने से पहले अपनी जिंदगी की कुछ बड़ी मुश्किलों को खुद चुनते हैं। काफी गहरा सवाल है ये। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है आज वो एक किताब के कुछ हिस्सों से ली गई है और ये किताब इसी अजीब से लगने वाले विचार की तह तक जाती है। अच्छा। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ खास लोगों, जिन्हें माध्यम या चैनल कहा जाता है, उनके जरिए इस विषय पर रिसर्च की गई। ये वो लोग हैं तो दावा करते हैं कि वे जन्म से पहले की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। दिलचस्प। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। मतलब ये विचार आखिर है क्या, इस पर रिसर्च कैसे हुई, कम से कम जैसा किताब में बताया गया है। हाँ। और सबसे बड़ा सवाल शायद, कोई आत्मा भला क्यों दुख तकलीफें झेलना चुनेगी। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस अनोखे विचार पर खोजबीन कैसे की गई। किताब के मुताबिक लेखक ने 4 ऐसे लोगों के साथ काम किया जिन्हें माध्यम या चैनल कहते हैं। हाँ, चैनल मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो अनदेखी या गैर भौतिक दुनिया से जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ वही। और ये समझना जरूरी है, कम से कम किताब के अनुसार, कि ये माध्यम या चैनल जानकारी लाते कैसे हैं। देखिए, इसमें ना अलग अलग तरह की काबिलियत बताई गई है। अच्छा, जैसे एक है क्लियर ऑडियंस, मतलब ऐसी क्षमता जिससे अनदेखी दुनिया की आवाजें या ख्याल सुनाई दें। ओके, सुनने की क्षमता। हाँ। फिर है क्लियर सेंसियंस, जिससे दूसरों की भावनाएं महसूस की जा सकें। महसूस करना। क्लियर वॉयंस से अनदेखी घटनाओं को देखने का दावा किया जाता है। और क्लियर कॉग्निशंस का मतलब है बिना किसी बाहरी स्रोत के अंदर से ही किसी बात का ज्ञान हो जाना। इंट्यूशन जैसा कुछ, एक तरह का इंट्यूशन। हाँ। पिगाब कहती है कि ये लोग असल में एक गैर भौतिक चेतना से, या कह लें एक फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। जैसे हम रेडियो पर कोई स्टेशन लगाते हैं, कुछ ऐसा। एक कनेक्शन। हाँ। और किताब में ना स्पिरिट कैपिटल एस वाले शब्द का इस्तेमाल गैर भौतिक प्राणी या आत्मा के लिए किया गया है, जबकि छोटे स्मॉल एस वाला स्पिरिट उस अनदेखे आयाम या क्षेत्र के लिए है। ये फर्क भी बताया है। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। मतलब अलग अलग चैनल से जानकारी आने का बावा है। अच्छा, और इस रिसर्च में जो लोग शामिल हुए उन्हें कैसे चुना गया? क्या कोई खास पैमाना था? हाँ, किताब में बताया है कि लेखक ने इसके लिए इंटरनेट न्यूज ग्रुप और ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, कभी कभी उन्होंने खास तौर पर ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस जन्म पूर्व योजना वाले विचार से पहले से वाकिफ थे, या कम से कम इसके लिए खुले थे। ओके, जो पहले से थोड़ा मानते थे। हाँ, या मरने को तैयार थे। दूसरी बार उन्होंने ऐसे लोगों में दिलचस्पी दिखाई जो अपनी मुश्किलों को आध्यात्मिक नजरिए से देख सकते थे या उस बारे में बात करने को तैयार थे। और कई बार बस उन लोगों को न्योता दिया जो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के पीछे छिपे आध्यात्मिक मतलब को समझना चाहते थे। मकसद क्या था इसका? असल मकसद ये था कि अलग अलग तरह के अनुभव और पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल हों, ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। अच्छा, विविधता लाने की। बिल्कुल। किताब में ये भी जिक्र है कि जिन 10 लोगों की कहानियां आखिर में शामिल की गईं, उनमें से 3 ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, छद्म नाम इस्तेमाल किए। अच्छा, एनोनिमस रहे वो। हाँ। चलिए अब आते हैं उस मुख्य विचार पर जिसने हमें यहाँ खींचा है कि जिंदगी की कुछ मुश्किलें, खासकर वो जो हमें अंदर तक हिला देती हैं, वो जन्म से पहले चुनी जाती हैं। जी। किताब में प्राथमिक, प्राइमरी और द्वितीयक, सेकेंडरी अनुभवों का जिक्र है। ये क्या चीज है? बिल्कुल, ये एक अहम हिस्सा है इस थ्योरी का। किताब के मुताबिक प्राथमिक अनुभव वो बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें आत्मा ने योजना बनाते वक्त ही तय कर लिया था। मतलब मेन प्लान का हिस्सा। हाँ, और आत्मा को पता था कि इनके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। किताब में जो 10 कहानियां हैं, उनमें से 8 इसी तरह की थी, प्राइमरी। ओके, ज्यादातर प्राइमरी थी। हाँ। दूसरी तरफ द्वितीयक अनुभव वो हैं जिनका होना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी प्राथमिक चुनौती का सामना कैसे करता है, मतलब उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अच्छा, मतलब रिएक्शंस पर बेस्ड। हाँ, एक तरह से। जैसे किताब में डोरिस अध्याय 2 का उदाहरण है, जिसने अपनी चुनौती को द्वितीयक अनुभव के तौर पर प्लान किया था। और एक बॉब अध्याय 4 का भी जिक्र है, जिसने जन्म के समय एक अप्रत्याशित घटना के बाद आत्मा स्तर पर एक नया जीवन खाका बनाया। ओह, तो प्लान बदल भी सकता है।
हाँ, ऐसा किताब कहती है। लेकिन यहाँ एक पेच है ना, जैसा आप कह रहे थे, क्योंकि किताब ये भी कहती है कि हर चुनौती पहले से तय नहीं होती। हाँ, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। किताब जोर देती है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल। फ्री विल। हाँ, हम अपने फैसलों और कर्मों से ऐसी मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं जो हमारी मूल योजना का हिस्सा नहीं थीं। मतलब हम खुद भी नई चुनौतियां बना लेते हैं। हाँ, किताब का नजरिया ये है कि हम अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के रचयिता हैं, चाहे वो जानी पहचानी लगे या एकदम नई। अनियोजित चुनौतियां तब आती हैं जब हम अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशन के स्तर पर उन्हें आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं कैसे? क्योंकि शायद हमें उनसे मिलने वाले सबक की जरूरत होती है। किताब ये भी कहती है कि ऐसे मामलों में हमारी अंतरात्मा या अंदर की आवाज हमें उस सीखने से दूर नहीं ले जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए किताब के मुताबिक सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोई चुनौती प्लान्ड थी या नहीं, बल्कि ये कि अगर वो प्लान्ड हो सकती है तो क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है। उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, सबक क्या हो सकता है? क्योंकि असली विकास तो अनुभव से ही होता है, चाहे वो पहले से तय हो या ना हो। ये सोचने का वाकई एक अलग नजरिया है। ये मानना कि शायद हमने ही किसी मुश्किल को चुना हो ताकि हम कुछ सीख सकें या आगे बढ़ सकें। खैर, किताब इस बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बताती है कि ये योजना बनाने वाले सत्र कैसे होते होंगे। हाँ, खासकर एक माध्यम स्टेसी वेल्स के हवाले से, जिनके बारे में कहा गया है कि वो इन सत्रों को देख और सुन सकती है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, किताब के मुताबिक स्टेसी वेल्स की ये क्षमता काफी रेयर है, दुर्लभ है। वो बताती हैं कि ये योजना सत्र एक खास तरह के माहौल में होते हैं। कैसा माहौल? कमरे? इतना स्पेसिफिक? हाँ, किताब में माध्यम को आत्माओं द्वारा बताया गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अंक 8 कर्म और भाग्य से जुड़ा है। अच्छा, नंबर 8 का महत्व। हाँ, और इस इमारत को इसी ऊर्जा या वाइब्रेशन के साथ बनाया गया था ताकि ये अपने मकसद को पूरा कर सके। ओके, और क्या होता है इन कमरों में? वहाँ आत्माओं की मदद और सलाह के लिए मार्गदर्शक होते हैं, स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स। हाँ, और सबसे दिलचस्प, किताब में एक काले और सफेद शतरंज की बिसात या फ्लोचार्ट जैसी चीज का जिक्र है। शतरंज की बिसात या फ्लोचार्ट? हाँ, दोनों तरह से बताया गया है। इसका इस्तेमाल जिंदगी के अलग-अलग अगर तब वाले हालातों को समझने और प्लान करने के लिए किया जाता है। अगर तब मतलब कंडीशनल, जैसे अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। बिल्कुल। इस शतरंज की बिसात पर बने खाने दरअसल जिंदगी के अलग-अलग पड़ाव या विकासात्मक चरण होते हैं। हाँ। ये एक तरह से जिंदगी का संभावित नक्शा बनाने जैसा है। एक पूरी इमारत, गाइड्स और जिंदगी का फ्लोचार्ट। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है तो थोड़ा वैसा ही है। और ये सारी जानकारी आखिर आती कहाँ से है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कोई लॉगबुक? हाँ, किताब इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये नाम तो सुना है। हाँ, हालांकि स्टेसी वेल्स के जो मार्गदर्शक हैं वो इसे जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइव्स कहना ज्यादा पसंद करते हैं। जीवन की पुस्तक। कहा जाता है कि ये एक तरह का, कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय खाता बही है जहां हमारे हर जीवन के हर अनुभव, हर काम, हर शब्द और हर सोच का पूरा हिसाब किताब दर्ज होता है। हर चीज का? हाँ, हर चीज का। किताब के अनुसार माध्यम अक्सर इसी रिकॉर्ड से जानकारी निकालते हैं जब वो लोगों को उनके पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। अच्छा। मशहूर अमेरिकन साइकिक एडगर केसी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हजारों रीडिंग्स में इन्हीं रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया था। हाँ, एडगर केसी का नाम तो बहुत मशहूर है इस फील्ड में। बिल्कुल। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में काफी गहरा है। किताब में कुछ और भी अजीब लेकिन दिलचस्प बातें हैं, जैसे ये कि आत्माएं योजना बनाते समय पुरुष या महिला के रूप में दिख सकती हैं। हाँ, जिसे आने वाले जन्म की ऊर्जा या व्यक्तित्व का लवादा कहा गया है, भले ही असल में आत्मा में दोनों लिंगों की ऊर्जाएं हों। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। मतलब वो उस रूप में दिखते हैं जिस जेंडर में वो जन्म लेने वाले हैं। और ये भी कि वो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान जैसे आजकल के शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या ये सिर्फ अनुवाद का मामला है या कुछ और? ये वाकई दिलचस्प सवाल है।
किताब के मुताबिक लेखक ने खुद स्टेसी के गाइड से ये पूछा था। अच्छा, क्या जवाब मिला? पूछा था कि क्या उन्होंने वाकई सेल्फ एस्टीम शब्द इस्तेमाल किया था या ये स्टेसी के दिमाग में मौजूद सबसे करीबी शब्द था जो उस विचार को पकड़ पाया। गाइड ने कथित तौर पर पुष्टि की कि उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया था। ओह, तो वो मॉडर्न शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, लगता तो है। किताब ये भी बताती है कि कभी-कभी आत्मा, मार्गदर्शक और दूसरी गैर भौतिक सत्ताएं हमारी भाषा के व्याकरण के नियमों के हिसाब से नहीं बोलती। ग्रामर फॉलो नहीं करते। हाँ, स्टेसी के गाइड ने कहा था, हम हमेशा उन तरीकों से नहीं बोलते जिन्हें आप व्याकरण की दृष्टि से सही मानेंगे। शायद उनके लिए विचार या भावना ज्यादा मायने रखती है, न कि भाषा की शुद्धता। ये भी सोचने वाली बात है। पर इन सब बातों पर यकीन करना, खासकर ये सोचना कि हमने खुद दर्दनाक अनुभव चुने होंगे, ये काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कई सुनने वालों को भी ये बात हजम करने में दिक्कत हो रही होगी। किताब भी इस बात को मानती है ना? बिल्कुल। किताब इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती है कि ये विचार, खासकर दुख और तकलीफों की योजना बनाने वाला पहलू, बहुतों के लिए चौंकाने वाला या अस्वीकार्य हो सकता है। हाँ। लेखक ने खुद बताया है कि उन्हें भी इस विचार को अपनाने में काफी समय लगा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किताब इसे कोई पत्थर की लकीर या अंतिम सत्य मानने के लिए नहीं कह रही। अच्छा, तो फिर? बल्कि इसे एक ऐसे नजरिए के तौर पर पेश कर रही है जो शायद मददगार साबित हो सकता है। किताब का मकसद किसी को मनाना नहीं, बल्कि मदद करना है। तो फिर इसका फायदा क्या है? अगर ये सच नहीं भी है, मान लीजिए, तो भी इस तरह सोचने से क्या हासिल होगा? फायदा उस सवाल में छिपा है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। वो सवाल है, क्या हो अगर? क्या हो अगर? क्या हो अगर मैंने सच में इस मुश्किल अनुभव की योजना बनाई थी? अगर हाँ, तो मैंने ऐसा क्यों किया होगा? किताब कहती है कि सिर्फ ये सवाल पूछने भर से जिंदगी की चुनौतियों को देखने का नजरिया बदल सकता है। नजरिया बदल सकता है। हाँ, उन्हें एक नया मतलब मिल सकता है। ये आत्मखोज की एक यात्रा शुरू कर सकता है, जहां आप अपने दर्द के पीछे छिपे गहरे सबक या मकसद को तलाशने लगते हैं। खुद को समझने की यात्रा। बिल्कुल। और इस यात्रा के लिए किताब के मुताबिक किसी खास आध्यात्मिक विश्वास की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और खुद को ज्यादा समझने की इच्छा होनी चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं उस अंदर की आवाज या गट फीलिंग से भी जुड़ती है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। क्या किताब इसे भी जन्म पूर्व योजना से जुड़ती है? हाँ, किताब इस विचार को छूती है। वो कहती है कि हमारी अंतरात्मा, या वो जिसे हम पेट की भावना, गट फीलिंग कहते हैं, गट फीलिंग, हाँ, वो शायद हमारे आत्मा मार्गदर्शकों या हमारी अपनी आत्मा से मिलने वाले संदेश हो सकते हैं। संदेश? कैसे संदेश? किताब एक उदाहरण देती है कि कैसे किसी को अचानक हवाई जहाज पर चढ़ने का मन नहीं करता, एक बुरा एहसास होता है और बाद में पता चलता है कि वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अरे, किताब के अनुसार आत्मा मार्गदर्शक, जो हमारी जीवन योजनाओं से वाकिफ होते हैं, हमें ऐसी भावनाएं जगा सकते हैं ताकि हम उन चीज़ों से बच सकें जो हमारी योजना का हिस्सा नहीं है, या उन चीज़ों की तरफ बढ़ सकें जो हैं। तो कुल मिला के आज हमने जन्म पूर्व योजना के इस विचार पर काफी गहराई से बात की। ये समझा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, किताब के मुताबिक इस पर रिसर्च कैसे की गई और योजना बनाने की प्रक्रिया कैसी दिख सकती है, कम से कम उन माध्यमों के नजरिए से जिनका जिक्र किताब में है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे स्वतंत्र इच्छा इस योजना के साथ काम करती है और हर मुश्किल प्लान नहीं होती। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी था। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आती है, वो ये है कि चाहे कोई चुनौती पहले से तय हो या ना हो, जैसा कि किताब सुझाती है, अगर हम उसके पीछे छिपे संभावित अर्थ, सबक और विकास के मौके पर ध्यान दें, तो हमें ज्यादा गहरी समझ और शायद थोड़ी मन की शांति मिल सकती है। मन की शांति, हाँ, ये अहम है। ये दुनिया को और उसमें अपनी जगह को देखने का एक अलग चश्मा देता है, एक ऐसा नजरिया जो शायद गुस्से और शिकायत की जगह सुकून और खुशी ला सकता है। सही कहा। किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई थी आखिर में, कि उस गैर भौतिक दुनिया में विचार तुरंत हकीकत बन जाते हैं। हाँ, इंस्टेंट क्रिएशन। सोचने भर से चीजें वजूद में आ जाती हैं। जैसे वो योजना वाले कमरे या वो शतरंज की बिसात जिनकी हमने बात की। हाँ, ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अगर उस दुनिया में सोच में इतनी ताकत है, तो इसका हमारे आज के विचारों और इरादों की ताकत के बारे में क्या मतलब है? अभी, इसी पल, यहाँ, इस भौतिक दुनिया में।
सोचने वाली बात है। हमारे विचार और इरादे हमारी जिंदगी के अनुभवों को गढ़ने में कितनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो अनुभव हमारी किसी कथित योजना का हिस्सा हो या ना हो। इस पर तो वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।